नमस्कार बच्चों, आपका देशराज कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम रिवीजन की श्रृंखला में जो हम 10th क्लास के रिवीजन क्लासेस ले रहे हैं उसमें रसायन विज्ञान का नया टॉपिक रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, ये टॉपिक हम आपको आज पढ़ाएंगे। और इस टॉपिक में जो जो मुख्य बातें आपसे सीबीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड में पूछी जाएंगी, हम उन टॉपिक्स में उन्हीं शब्दों को लेकर हम मेन पॉइंट पर हम बात करेंगे ताकि आप अपना एग्जाम अच्छे से दे सकें। आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। आप पहले परिवर्तन के बारे में समझिए, चेंजेस के बारे में। जैसे कि हमारे घर में चाय बनती है, पानी का उबलना होता है, कोई चीज गर्म हो जाती है, चद्दर का झाड़ देना, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो हम चेंजेस देखते हैं। लेकिन उन चेंजेस में कुछ ऐसे होते हैं जो परमानेंटली वैसे ही रह जाते हैं और कुछ चेंजेस यानी परिवर्तन ऐसे होते हैं जो पुनः अपनी उसी अवस्था में आ जाते हैं, यानी कि अपनी फर्स्ट पोजीशन पे ही आ जाते हैं जैसे वे थे। इसके उदाहरण को समझने के लिए हमें स्प्रिंग का एक एग्जाम्पल लेना चाहिए, क्योंकि स्प्रिंग को अगर आप स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे, उसको खींचेंगे तो वो लेंथ में बढ़ जाएगा, जैसे छोड़ देंगे अपनी इनिशियल लेंथ में यानी कि प्रारंभिक लंबाई में ही आ जाएगा। इसी तरीके से हमने घर में देखा होगा कि दूध से दही बना देती है मम्मी जी। क्यों? दूध से जब दही बन जाता है, लेकिन दही से हम दूध पुनः नहीं बना सकते, ये हमारा यानी कि परमानेंट चेंज हो गया है। तो इस तरीके के दो परिवर्तन आए और इन्हीं दो परिवर्तनों को हमने बांटा है, एक भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, यानी कि फिजिकल चेंजेस यानी कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेस। तो भौतिक परिवर्तन क्या है? तो भौतिक परिवर्तन वह है अगर उसमें कोई हम बाह्य कारक लगाते हैं तो वो अपनी अवस्था को बदलता नहीं है, यानी कि अपने भौतिक गुणों को बनाए रखता है और उसमें किसी प्रकार के जो उसके गुण है वो परिवर्तन नहीं होते। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, कोई बाह्य कारक लगाया जाता है, उसके जो गुण होते हैं पदार्थ के प्रारंभिक वाले वो बदल जाते हैं, यानी कि द सब्सटेंस विच डज नॉट चेंज इट्स इनिशियल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, तो दैट इज कॉल्ड द फिजिकल प्रॉपर्टीज, और द सब्सटेंस which can change its initial properties, that is called chemical equations changes, यानी कि when substance does not change its chemical composition, अपने रासायनिक चेंज को बदलता नहीं है, लेकिन उसमें क्या हो, सब्सटेंस combined with another to form a new substance, नया पदार्थ बन जाता है। तो इसमें हमने पढ़ा था कि क्या पढ़ा था हमने कि दूध से दही बनना, यानी कि मिल्क जो है अपनी फॉर्म को चेंज करके कर्ड में बदल देता है, वो हमारा केमिकल चेंजेस में आता है। और इसी तरीके से पानी का जब हम उबालते हैं वो गर्म हो जाता है, ठंडा करते हैं ठंडा हो जाता है, बर्फ जमाना, ये हमारे क्या है, भौतिक परिवर्तन है। ये रिवर्सिबल होते हैं, यानी कि पुनः उसी पर रिवर्सिबल मतलब अनुक्रमीय, आपका एक पोजीशन से जाएगा और फिर पुनः उसी पोजीशन में आ जाएगा, उत्क्रमीय कह सकते हैं। और ये रिवर्सिबल नहीं होते, ये एक ही डायरेक्शन वाले होते हैं। इसमें जैसे शेप हमने बदली, रबड़ को हम दबा दें या खींच दें, साइज को बड़ा कर दें, छोटा कर दें, किसी चीज को कलर कर दें, फिर रंग को हटा दें, किसी का वॉल्यूम, जैसे कि हमने गुब्बारे में हवा भर दी, उसका वॉल्यूम बढ़ा दिया, हवा निकाल दी, वॉल्यूम कम हो गया। डेंसिटी, जैसे कि हमने डिब्बा खाली रख रखा है, उसमें दाल भर दी या हवा भर दी, या हमने कोई ऐसी चीज भर दी जिसका उसका डेंसिटी बढ़ जाए, घनत्व बढ़ जाए, तो ये हमारे भौतिक परिवर्तन। खाली कर दो फिर वैसे ही हो जाएगा। इसमें आता है जैसे कि शुगर और वाटर, यानी कि चीनी और पानी का घोल भी हमारा भौतिक परिवर्तन के अकॉर्डिंग आता है। पानी का भाप बन जाना, पानी का भाप बन जाना, और फ्रीजिंग ऑफ वाटर, यानी कि जो हमारा पानी है उसको हमने जमा देना, जमा यानी कि बर्फ बना देना। इसी तरीके से केमिकल में आ जाते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, जंग लगना, इसमें लोहे में, लोहे में जंग लगना। बर्निंग ऑफ स्प्रिट लैंप, यानी कि आप दिया जलाते होंगे या कोई लकड़ी जलाते होंगे, अगर हम उसको जला देते हैं, जलाने के बाद उसका कंपोजिशन चेंज हो जाता है, यानी कि राख बन जाती है। और फॉर्मेशन ऑफ द कर्ड, यानी कि फॉर्मेशन यानी कि बनना,
क्या बनना, दही, दूध से दही बनना, ये हमारे केमिकल चेंजेस होते हैं। अब हम केमिकल चेंजेस को लेकर नई नई इक्वेशन के बारे में जानेंगे जो आपके 10th क्लास में दी गई है। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, अब हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में जानेंगे, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया। अभी हमने परिवर्तन पढ़ा था, अब अभिक्रिया यानी रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद ए न्यू प्रॉपर्टीज, यानी कि ऐसा तरीका जिसकी वजह से किसी भी पदार्थ का नया पदार्थ प्राप्त हो, है ना। तो प्रोसेस यानी कि एक वह तरीका या कार्य जब नया पदार्थ नए गुणों के साथ प्राप्त हो, तो नई प्रॉपर्टीज के साथ मिलता है। तो जो केमिकल रिएक्शंस है उसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझ रहे हैं, जैसे जिंक है और H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड है। तो जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनती है। और जो शुरुआत में जो पार्ट्स आते हैं ये वाले, इसको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, यानी कि अभिकारक। लेकिन इनके बनाने से जो बनता है उसको कहते हैं हम प्रोडक्ट। ये हमारा प्रोडक्ट होता है, यानी कि उत्पाद। द सब्सटेंस विच टेक पार्ट, यानी कि वे पदार्थ जो भाग ले, और पदार्थ जो निर्मित हों, यानी कि बने, सीधा सीधा समझना है। तो यानी कि रिएक्टेंट यानी कि द सब्सटेंस विच पार्टिसिपेट इन द इनिशियल स्टेज ऑफ द रिएक्शंस, यानी कि जो पार्टिसिपेट करते हैं। आफ्टर द रिएक्शंस द सब्सटेंस विच आर वी फाउंड न्यू विद न्यू प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड प्रोडक्ट, वो हमारे उत्पाद कहलाते हैं। यानी कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक, और अभिक्रिया के होने के बाद जो पदार्थ प्राप्त होते हैं वो हमारे उत्पाद कहलाते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आप खाना खाते हो तो डाइजेशन ऑफ फूड, यानी कि भोजन का पाचन, ठीक है ना, भोजन का पाचन। रेस्पिरेशन, यानी कि आप जो सांस लेते हैं ऊपर नीचे, उसे हम कहते हैं श्वसन, ठीक है। और इसके अंदर क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं, हमें वो बात याद रखनी है। चेंजेस क्या होते हैं इन स्टेज, यानी कि स्थिति उसकी बदलती है, स्थिति बदल जाती है। क्या बदल जाती है कि भैया आपने रोटी खाई, उसका कुछ और बन जाएगा। रेस्पिरेशन में क्या होता है, हमने ऑक्सीजन ले ली और अंदर से हमारा CO2 बनकर आया, ठीक है ना, तो स्टेज चेंज हो गई। कलर चेंज हो जाता है, जैसे कि आप चाय बनाएंगे तो उसमें कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। और टेम्परेचर, तापमान में भी परिवर्तन होता है। टेम्परेचर, तापमान, यहां रंग में भी परिवर्तन होता है। ये श्वसन हो गया हमारा। और इवोल्यूशन ऑफ गैस का भी निर्माण होता है। ये इसमें उदाहरण दे रखा है कि हाइड्रोजन गैस यहां पर बन रही है, यहां पर हाइड्रोजन गैस बन रही है, ठीक है बच्चों। तो ये हमने समझा कि केमिकल रिएक्शंस क्या है। अब केमिकल रिएक्शन को हम किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं उसको कहते हैं केमिकल इक्वेशन, जो हम आगे भी हम पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, केमिकल इक्वेशन, अ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द केमिकल इक्वेशन, यानी कि हमने केमिकल रिएक्शन पढ़ी है, जो हमने केमिकल इक्वेशन पढ़ी है उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं रिएक्शन को, उसको हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं, यानी कि समीकरण, रासायनिक
समीकरण, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया को, एक रासायनिक अभिक्रिया को प्रस्तुत करना एक समीकरण के, रासायनिक समीकरण के रूप में, एक रासायनिक समीकरण में। ठीक है, तो इसमें जो कॉपर सल्फेट रिएक्ट्स विद आयरन, यानी कि हमारा जो कॉपर है वो सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है और इट मेक ए आयरन सल्फेट एंड कॉपर। तो कॉपर इसमें जो है रिएक्ट कर रहा है किससे, सल्फेट के साथ, कॉपर सल्फेट जो रिएक्ट कर रहा है विद आयरन के साथ, यानी कि हमारा जो कॉपर सल्फेट है CuSO4 वो रिएक्ट कर रहा है आयरन के साथ, यानी कि Fe के साथ। और जब इसने रिएक्शन करी तो हमारा बना फेरस सल्फेट और प्लस यहां पर कॉपर अलग बन गया। तो ये केमिकल रिएक्शन है, और इस जो हमने कंडीशन लिखी है इसको हमने उनके फॉर्मूले और एलिमेंट के नेम के अकॉर्डिंग लिखी, तो यानी कि उसका साइन बनाकर जो हमने इक्वेशन इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसी को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन, समीकरण, रासायनिक समीकरण। थ्योरी में हम इस तरह से लिखते हैं, और लेकिन जब उसके हम कोई फॉर्मूला ले लेते हैं जहां पर कॉपर और सल्फेट मिलाकर है, यहाँ पर उसका आयरन यानी फेरस लिया गया है, तो इस तरीके से हम जब रिप्रेजेंट करते हैं इस कंडीशन में, उसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन, इस तरीके से प्रस्तुत करना। अब इसमें आता है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंसिंग यहां पर पहले समझना क्या है कि कोई भी जितना हमने मैटर मिलाएंगे आफ्टर द रिएक्शन हमें उतना ही मैटर फाइंड होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो हमने एक डेफिनेशन पढ़ी होगी, मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नाइदर बी डिस्ट्रॉयड, पदार्थ को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है। जितना यूनिवर्स में मैटर है वो सदा वैसा का वैसा ही रहेगा, ना वो बढ़ सकता है ना वो घट सकता है। तो ऐसी केमिकल जो हमारी इक्वेशन है, यानी केमिकल रिएक्शंस है, जो प्रोडक्ट जितने हमने मिलाए हैं आफ्टर द रिएक्शन उतना ही हमको मास में वो मिलेगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व्स शुड बी रिमेन्स सेम एट द रिएक्टेंट एट द प्रोडक्ट साइड। तो यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट, जितने एलिमेंट हमने इधर मिलाए उतने एलिमेंट उधर होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए। तो जैसे यहां पर आप देखेंगे कॉपर यहां एक है तो यहां एक ही है, सल्फर यहां पर एक है यहां एक ही है, ऑक्सीजन यहां पर 4 है यहां 4 है, Fe यहां एक है तो एक है, यानी कि बैलेंस इक्वेशन है। और जितना इधर मास आएगा उतना उधर मास आएगा, तो बैलेंस इक्वेशन है। तो एग्जाम में आपसे पूछता भी है कि हम बैलेंसिंग इक्वेशन कैसे करें, तो कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको इसको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों, हमने एक एग्जाम्पल लिया है, हमने कि फेरस का यानी कि आयरन का जब वाटर साथ रिएक्शन बनना है तो ये हमारा इस तरह से इक्वेशन हमें फाइंड हो रही है, इसको हमको बैलेंस करना है, स्टेप बाय बैलेंसिंग हम इसको सीखेंगे। तो हमको यहां पर ध्यान रखना है कि जो हमारा रिएक्टेंट है और इधर हमारा ये प्रोडक्ट है, तो हमको दो बातें ध्यान रखनी है। रिएक्टेंट साइड में आप देखिए Fe और H और O, और इधर भी आपको Fe, H और O देखना है, यानी कि यहां पर नंबर ऑफ एटम देखने हैं, नंबर ऑफ एटम्स, इधर भी नंबर ऑफ एटम्स। यह हमारा उत्पाद आ गया, यह हमारा अभिकारक, यानी कि हमें परमाणुओं की संख्या देखनी है। यहां पर परमाणुओं की संख्या हम यहां पर देखेंगे किस तरीके से, परमाणुओं की संख्या यहां भी सेम, ये सेम हमको यहां भी देखना है। तो यहां पर Fe है, H है और O है, यहां पर भी Fe, H और O। हमको यही देखना है कि दोनों तरफ क्या बैलेंसिंग है या नहीं।
तो ये हमारा स्टेप 1 काम हो गया। स्टेप हमारा जो चला वो 1 चला। ये देखिए इधर F कितने हैं 1, इधर कितने हैं, इधर हमारे 3 हैं, इधर हाइड्रोजन कितने हैं 2, इधर भी हाइड्रोजन हमारे 2 हैं, यहां ऑक्सीजन कितना है 1 और यहां ऑक्सीजन कितने हैं 4। अब हमको दिख रहा है कि हाइड्रोजन सेम है लेकिन ऑक्सीजन सेम नहीं है उसके एटम्स, और आयरन यानी कि Fe के सेम नहीं है। तो स्टेप 2 में हमको पहले हम एक ही चीज को पकड़ें, सबको इकट्ठा नहीं लेना है, एक ओनली 1 1 करके पहले Fe को देखें ध्यान से कि यहाँ 1 है और यहाँ 3 है। तो यहाँ 3 है तो इसको कम तो कर नहीं सकते, डिवाइड कर नहीं सकते, तो हम 2 चीजें कर सकते हैं, हम इसमें एक ही चीज कर सकते हैं मल्टीप्लाई। तो हम Fe में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगी 3Fe प्लस H2O फिर Fe3O4 प्लस H2। तो हमारा देखो 3 इधर भी हो गए, 3 ये भी हो गए और ये सब हो गए। तो अब हाइड्रोजन यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, ऑक्सीजन यहाँ पर 4, यहाँ पर 1। अब हमें ऑक्सीजन 4 करने हैं, तो ऑक्सीजन 4 करने के लिए स्टेप अगला चलेंगे 3 में। अब इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाले कंपाउंड में जहां पर H2 लिखा है, तो यानी कि 3Fe यहां पर हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहां पर 4 1 जा 4, यहाँ 1 होता है तो 4 1 जा 4 ऑक्सीजन, लेकिन हाइड्रोजन 8 हो जाएंगे। यहां पर हो गया Fe3O4 प्लस H2। लेकिन जब हाइड्रोजन 8 हो गए ऑक्सीजन 4 हो गए, अब हाइड्रोजन को भी हमको ऐड करना है, तो लास्ट स्टेप हम देखेंगे इसमें 4, इसे ऐसे लिख लेंगे Fe प्लस 4 H2O और यहां पर Fe3O4। अब इसमें हम इधर वाले में हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 8 हो गए। तो आप देखेंगे यहां पर ये Fe कितने 3, ये वाला पोर्शन हमारा कितना हो गया 8, यहां पर भी 8, यहां हमारे ऑक्सीजन कितने 4 और यहां पर हमारे ऑक्सीजन है यहां भी 4। तो इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप किसी भी इक्वेशन को हम बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, हमसे किस प्रकार से ये इसमें हमको बताने के लिए पूछा जाता है कि राइट द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्शंस एंड प्रोडक्ट, यानी कि हम कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें हम उसकी फिजिकल स्टेट भी लिखते हैं। जैसे यहाँ पर Fe है, S बनाया हुआ है, H2O है या G बनाया हुआ है, Fe3O4 है या S बना हुआ है, H2G बना हुआ है। इसका मतलब क्या है, जब S बना मतलब सॉलिड है यानी कि वो ठोस अवस्था में है, और फिजिकल स्टेट यानी कि उसकी भौतिक अवस्था लिखनी है। क्या लिखनी है, भौतिक अवस्था लिखनी है, यानी कि वो द्रव में है, गैस में है या एक्वेसिस यानी कि जलीय रूप में है, जलीय रूप यानी कि जल में घुला हुआ। ठीक है बच्चों। तो यानी कि कोई भी इक्वेशन जब हम लिखते हैं बच्चों तो उसमें हमें स्पेशल ये इंडिकेशन दिया जाता है कि ये सॉलिड है, गैस है, तो इससे हमको ये भी पता चलता है कि उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, यानी कि भौतिक स्थिति क्या है। अब आगे हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जिसमें सबसे पहले है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसे हिंदी में योगात्मक अभिक्रिया बोला जाता है। योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया क्या होता है कि कोई भी यानी कि एक दो चीजें मिलकर यानी कि A प्लस B मिलकर AB बन गया, कुछ भी इस तरह से मिक्स करके बन गया। यानी कि जैसे कॉपर है और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई, कैल्शियम ऑक्साइड है और वाटर मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। इस तरीके से केमिकल रिएक्शन जो बनी हुई है उसे कॉम्बिनेशन कहते हैं, यानी कि मिलाकर जुड़कर दो या दो से अधिक सब्सटेंस या पदार्थ मिलकर या तत्व मिलकर एक प्रकार का यौगिक बना लेते हैं, तो हम उसे योगात्मक अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। यानी कि व्हेन टू रिएक्टेंट या मोर देन टू रिएक्टेंट मीट्स एंड रिएक्ट टू ईच अदर दे मेक ए वन कंपाउंड, that is called the combination reactions. एक्सोथर्मिक का मतलब होता है ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। ऊष्मा छेपी अभिक्रिया क्या है?
ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया उसे कहते हैं बच्चों जिसमें ऊष्मा निकलती है। जैसे हम नेचुरल गैस है मेथेन, जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O गैस निकलती है और साथ में हीट यानी कि ऊष्मा देती है, ऊष्मा देती है। इसी तरीके से ये C6H12O6 ग्लूकोज है, ये जलीय विलयन होता है, इसमें ऑक्सीजन से जब रिएक्शन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H2O लिक्विड में और हीट ऊष्मा बनती है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस, एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी कि ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। बच्चों जो ऊष्मा का अवशोषण करे, यानी कि यहां पर मरकरी ऑक्साइड है और ये ऊष्मा इसे दी जाती है तो ऊष्मा के साथ रिएक्शन करके तब मरकरी अलग और ऑक्सीजन अलग हो जाती है। तो बच्चों हमने ये भी समझा कि केमिकल इक्वेशन में हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट यानी कि अभिकारक, अभिकारक और उत्पाद दोनों की भौतिक अवस्था को किस तरीके से जो शब्द दिए गए सॉलिड, लिक्विड, गैस और इक्वेशन उनके फर्स्ट लेटर से हम उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। और हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ा जहां पर दो एलिमेंट या दो कंपाउंड मिलकर या दो चीजें मिलकर एक चीज बनाते हैं। ऊष्माक्षेपी जिसमें ऊष्मा निकल रही है, ऊष्मा शोषी यानी जिसमें ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, यानी कि एक्सोथर्मिक जिसमें हीट निकल रही है और एंडोथर्मिक जिसमें हीट के साथ रिएक्शन करके तब रिएक्शन हो रही है। ठीक है बच्चों, इसे आप लिख लेंगे। नेक्स्ट अगला टॉपिक पढ़ते हैं। देखिए बच्चों हम इसमें नंबर 2 रिएक्शंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शंस। डीकंपोजिशन हमारी वियोजन अभिक्रियाएं होती हैं, वियोजन अभिक्रियाएं। हम अपघटन भी बोलते हैं इनको हिंदी में, अपघटन अभिक्रिया। अपघटन का मतलब होता है टूट जाना और वियोजन का मतलब भी टूट जाना। जैसे कॉम्बिनेशन का भी हमने समझा कि मिल जाना और यहां पर हमने डीकंपोजिशन का मतलब है टूट जाना। तो इन विच अ कंपाउंड द स्प्लिट इनटू 2 और मोर सिंपल सब्सटेंस, यानी कि कोई भी पदार्थ जो हमारा यौगिक है, कंपाउंड मीन्स यौगिक, इसे हम यौगिक बोलते हैं, यौगिक। एक यौगिक का, ठीक है ना, सरल, सरल यानी कि सिंपल मतलब सरल पदार्थों में स्प्लिट माने टूटना, ठीक है। तो जैसे कि हमारा फेरस सल्फेट है, अब इसमें थर्मल डिकम्पोजिशन दे रखा है, यानी कि ऊष्मीय वियोजन, यानी कि फेरस सल्फेट जो दिया है अगर हम उसे हीट करेंगे यानी कि ऊष्मा देंगे, गर्म करें तो गर्म करने पर ये टूटेगा, जिसमें फेरिक ऑक्साइड बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा। ये जो बना है इसमें मैंने लिख रखा है सल्फेट में, ये ग्रीन कलर का होता है, लेकिन आफ्टर रिएक्शन ये रेड ब्राउन कलर का बन जाता है, ठीक है ना, यानी कि हरे कलर का होता है और ये लाल भूरा बन जाएगा, लाल भूरा। इसी में हम दूसरा देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसे हीट करते हैं हम, यानी कि इसे भी ऊष्मा देते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। फिर आता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, यानी कि वैद्युत वियोजन। और एक आता है फोटोलाइटिक, यानी कि प्रकाशीय वियोजन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या है? जैसे कि हम कोई प्लास्टिक का एक डिब्बा ले लें, उसमें 2 रोड डाल दें, एक में ऑक्सीजन एक में हाइड्रोजन हो, और उसका हम बैटरी से कनेक्शन कर दें 6 वोल्ट की, ये आपका एक्टिविटी में भी दिया होगा एनसीईआरटी में, और उसमें करंट जब फ्लो होगा तो वो क्या होगा, जो वाटर है H2O वो स्पिल्ट होगा, टूटेगा 2 मॉलिक्यूल्स में या 2 एटम्स में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो इसमें
करंट फ्लो होगा तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो जब करंट फ्लो होता है यानी कि किसी लिक्विड में हमने करंट फ्लो किया है और उसमें दो मॉलिक्यूल बनकर आ जाते हैं या ज़्यादा भी आ सकते हैं, लेकिन उसमें इलेक्ट्रोलाइटिस जो हम पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक्स, इसमें एक पॉजिटिव रोड होती है, एक निगेटिव रोड होती है। तो यानी कि एक पॉजिटिव पे जाकर निगेटिव का मिलेगा और निगेटिव पे पॉजिटिव मिलेगा, तो यानी स्प्लिट होगा दो पार्ट्स में। तो इस तरीके से जो कम हमारे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं वो हमारे होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फिर आता है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, यानी कि अगर हम प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यानी कि सूर्य का प्रकाश अगर होता है तो यहां पर अगर सनलाइट पड़ेगी, सूर्य का प्रकाश होगा, सूर्य का प्रकाश, तब ये रिएक्शंस होगी। सिल्वर क्लोराइड है, सॉलिड है, सनलाइट में रख देते हैं तो सिल्वर अलग हो जाता है, क्लोरीन अलग हो जाती है। इस तरीके से हमने इन सबको जाना कि डिकम्पोज, पहले हमने कॉम्बिनेशन समझा, यानी कि 2 या 3 सब्सटेंस मिलकर एक बन रहे थे। और इसको अगर शॉर्ट भाषा में अगर आपको समझना है कि अगर हमने कोई ए लिया है तो वो हमारा बी प्लस सी यानी कि 2 कंपोनेंट में टूट गया। आगे भी हो सकता है, में भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि कोई एक जो है 2 पार्ट्स में, और कॉम्बिनेशन क्या था, 2 मिलकर एक बनना था। लेकिन इसमें कुछ ना कुछ कंडीशन होती है, यहाँ पर हीट, इलेक्ट्रोलाइटिक्स और फोटोलाइटिक के बारे में हमने पढ़ा, जिसकी वजह से इसका डिकम्पोजिशन यानी कि अपघटन यानी कि वियोजन हो रहा है। आगे की रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए तीसरी टाइप की रिएक्शंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। द केमिकल रिएक्शंस यहां डबल हो गया है, द केमिकल रिएक्शंस इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। इसमें समझाया गया है कि रासायनिक अभिक्रिया जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट यानी कि अधिक क्रियात्मक तत्व डिस्प्लेस विस्थापित कर देते हैं, विस्थापित यानी कि हटा देते हैं, जो अधिक यानी कि कम क्रियात्मक तत्व को फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, इसके लवणीय विलयन में। तो इसके लवणीय यानी कि जो सॉल्ट सॉल्यूशन होता है उसमें से जो अधिक रिएक्टिव होते हैं वो लेस रिएक्टिव वालों को हटा देते हैं। जैसे यहां पर आप देखेंगे एफ यानी फेरस है, कॉपर सल्फेट है, फेरस सल्फेट हो गया, यानी कि इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, क्रिया करने के रिएक्शन ज्यादा है, तो इसकी कम है। तो ये फेरस को कॉपर हटा देगा, कॉपर को हटा देगा और कॉपर अलग हो जाएगा। यहाँ पर जिंक की भी रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो ये कॉपर को हटा देगा और जिंक सल्फेट रिएक्शन बन जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डबल डिस्प्लेसमेंट में होता यही है, लेकिन इसमें इसमें कंपाउंड होते हैं, एक ये और एक ये, और इन दोनों में एक एक एलिमेंट जो ज्यादा रिएक्टिव होगा एक दूसरे से वो रिएक्शन कर लेगा। जैसे कि यहां पर बेरियम क्लोराइड है और यहां पर सोडियम सल्फेट है, तो ये इसको डिस्प्लेस करेगा, ये इसकी जगह आ जाएगा। इसी को डबल डिस्प्लेसमेंट कहा गया है, जिसे कहते हैं द्वि विस्थापन अभिक्रिया, द्वि विस्थापन अभिक्रिया। नीचे वाले में भी देखिए सिल्वर नाइट्रेट है और सोडियम क्लोरीन है, यानी सोडियम क्लोराइड है, और ये इसको डिस्प्लेस करेगा, ये इधर,
तो ये अपने पोजीशन चेंज कर लेंगे, यहां भी डबल हुआ है, तो यही भी हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यानी कि दो एलिमेंट अपनी जगह बदल लेते हैं। यहां पर एक जो ज्यादा रिएक्टिव होता है उसको हटा देता है और यहां पर अपना जिसके साथ रिएक्टिविटी ज्यादा होती है वो रिएक्शन कर लेता है, उसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब इसमें हम एक चीज और पढ़ेंगे, मैंने यहां पर ये इसको एरो के डाउन लगाया गया है। तो कभी कभार रिएक्शन जब होती है तो उसमें हमें ऐसा पदार्थ यानी कि ऐसा मैटर मिलता है जिसे हम हिंदी में कहते हैं अवक्षेप और इंग्लिश में कहते हैं प्रेसिपिटेशन। इसी शब्द से हमारी नई रिएक्शन बन जाती है। आपसे पूछा जा सकता है कि आपके अवक्षेप प्राप्त करने वाली अभिक्रिया क्या होती है, यानी कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस क्या होती हैं। तो उसके लिए आप ये वाली इक्वेशंस भी लिख सकते हैं। यहां पर भी आपको प्रेसिपिटेशन मिला है यानी कि अवक्षेप मिला है, और कौन सी स्टेज में मिला है, सॉलिड स्टेज में मिला है। अगर आपसे कोई पूछता है एग्जाम में तो आप ये एग्जाम्पल इसमें भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए रिएक्शन एंड इक्वेशन ऑफ केमिकल, इसका हमारा अब लास्ट टॉपिक आ गए हैं। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, हिंदी में इसे उपचयन कहते हैं, उपचयन, और इसे कहते हैं अपचयन। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस है क्या? नॉर्मल भाषा में जब हम कोई एलिमेंट या कंपाउंड ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो हमारा वो ऑक्सीडेशन होगा, या हाइड्रोजन को हटाएगा, हाइड्रोजन रिमूव करेगा तो वो हमारा ऑक्सीडेशन कहलाएगा। रिडक्शन में यानी कि अपचयन में ऑक्सीजन को हटाएगा और हाइड्रोजन को ऐड करेगा। अगर हाइड्रोजन के साथ ऐड होता है तो अपचयन है, और ऑक्सीजन को हटाता है तो अपचयन है। तो अगर हम एक तरफ का याद करते हैं तो दूसरी तरफ का याद रहता है ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसका ठीक उल्टा कर देंगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशनल और हाइड्रोजन, तो वो हमारा अपचयन हो जाएगा। आप देख रहे होंगे, मैंने एग्जांपल लिया है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिला तो कार्बन डाइऑक्साइड बना यानी कि ऑक्सीजनेट हुआ। यहां पर ये इक्वेशन यहां भी लिखी है और यहां भी लिखी है, ऐसा क्यों है इसके बारे में अभी हम बात करेंगे आराम से। तो यहां पर आप देखेंगे, यहां पर जिंक के साथ ऑक्सीजन का हट गया है, तो यानी कि ये हमारा क्या हो गया, यहां से जिंक के संग ऑक्सीजन जब हट जाती है तो यानी कि हमारा ये हो गया रिडक्शन, यानी कि अपचयन अभिक्रिया हो गई है, और कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई है। तो यहां पर जो रिएक्शन दी गई है तो जिसमें अपचयन और उपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है, ऐसी रिएक्शंस को हम रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं, और ये रिडॉक्स रिएक्शंस के एग्जांपल्स हैं। इसमें क्या है, यहां से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो ये हमारा हो गया रिडक्शन, रिडक्शन हो गया, यानी कि अपचयन हो गया क्योंकि ऑक्सीजन हट रहा है, और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है यानी कि उपचयन हो गया, उपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन। तो जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है वो हमारा रिडॉक्स रिएक्शन होता है। ठीक है ना, इन द रिएक्शन बोथ कंडीशन आर अप्लाई, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, दैट इज कॉल्ड द रिडॉक्स रिएक्शंस, यानी कि वह अभिक्रियाएं जिसमें अपचयन उपचयन दोनों ही होता है हमारी रिडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, अच्छे समझ में आ गया होगा ये। अब हम बात करते हैं कोरिजन और रेंसिडिटी। कोरिजन जिसे हम संक्षारण कहते हैं, जंग लगना किसी में, जैसे आपने देखा होगा लोहा है पानी की नमी में छोड़ देते हैं, मॉइस्चर में, जैसे नमी को इंग्लिश में मॉइस्चर कहते हैं, उसमें छोड़ देते हैं तो वो पानी में उपस्थित यानी जल में उपस्थित ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है और एक लेयर सी बना लेता है। ऐसी कापर भी, तो जो अलग से कोई लेयर बना लेता है तो आयरन बनती है ब्राउन कलर की और कापर बनती है हल्की ग्रीनिश टाइप की, तो उसको हम कोरिजन यानी जंग लगना कहते हैं, संक्षारण। रेंसिडिटी क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि खाना कोई है उसका सड़ जाना, फैट्स का, तो कब सड़ेगा, यानी कि जब उसकी ऑक्सीजन से ज्यादा रिएक्शन हो रही होगी तो उसमें बैक्टीरिया बढ़ जाएंगे तो सड़ जाएगा, उसमें दुर्गंध हो जाता है। इसे हम विकृत गंधिता भी कहते हैं, हिंदी में विकृत गंधिता। कोरिजन होता है हमारा संक्षारण
और ये होता है विकृत गंधिता। यानी कि आप विकृत गंधिका याद नहीं रख पा रहे, शब्द पूछा जा रहा है, तो आप कह सकते हैं कि बदबू आना यानी गंध आना, दुर्गंध आना। तो जब दुर्गंध आता है तो किस वजह से आता है? इनको रोकने का उपाय क्या है? कोरिजन को रोकने का उपाय है कि कोई भी मेटल की चीज है उस पर अगर हम पेंट कर दें या ऑयल कर दें तो वो ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आएगा, यानी कि हम ऐसी लेयर बना दें जिससे वो ऑक्सीजन से रिएक्शन ना कर सके, तो कोरिजन को रोका जा सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो पेंट कर दें या ऑयलिंग कर दें। रेंसिडिटी, विकृत गंधिका, खाना है या कोई भी चीज है, अगर हम उसे एंटीऑक्सीडेंट बना दें, यानी कि उसमें ऑक्सीजन की रिएक्शन ना होने दें, यानी कि ऑक्सीजन से क्रिया ना होने दें। ठीक है, पैकेट में अगर खाना पैक कर रहे हैं तो उसमें ऑक्सीजन ना होकर उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी हो। ठीक है, इस तरीके से हम खाने को सड़ने से बचा सकते हैं। कई तरीके हैं इसके, जो मेन तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, और इस टॉपिक की हमने मेन बातें आपको पढ़ा दी हैं। अब हम अगर आपको आगे जो समझाएंगे तो उसमें हम क्वेश्चन किस तरीके से इसमें पूछे जाएंगे, तो कुछ उदाहरणों को लेकर हम अब आपसे आगे बात करेंगे। देखिए बच्चों, हमने एग्जाम में किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन किए जा सकते हैं, वो हमने इसमें समझाने का प्रयास किया है। बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशंस, ये मैं सिखा ही चुका। इसमें हमको बैलेंस करना है, यानी कि समीकरणों को संतुलित करना, संतुलित करें दी समीकरण। ठीक है ना। तो यहां पर वही स्टेप है कि हम कॉपर देखेंगे, यहां 1 है, ऑक्सीजन यहां 2 है, तो यहां 2 और 1 यहां पर है। हाइड्रोजन यहां कितने हैं, 4 हैं और यहां 2 हैं। तो देखिए हम कैसे बैलेंस करेंगे इसे, ध्यान से। तो पहले तो हम हाइड्रोजन को बैलेंस कर लो, यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2 2 जा 4 हो गए, और ये 4 है, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है। ऑक्सीजन यहां 2 हो गए और यहां से भी 2 हो गए, यानी कि 4 हो गए। तो हम 2 से यहां और कर देंगे, ये बैलेंस इक्वेशन हो गई। इस वाले में हम देखेंगे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस H2O। इसमें देखें कैल्शियम 1 है, OH का होल ट्वाइस, इसको इस तरह से नहीं पढ़ेंगे, पहले कार्बन मिला लीजिए, कार्बन यहां है 1, यहां भी कार्बन 1 है। अब ऑक्सीजन मिलाइए, 2, यहां से ऑक्सीजन 2 और यहां से ऑक्सीजन 2, और यहां से 2 2 हो गए 4, तो 3 यहां पर, 1 ये 4, यानी कि 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन यहां हो गए, 3 यहां और यहां। अब हाइड्रोजन को देखिए, यहां से हाइड्रोजन देखेंगे 2 है और यहां पर भी हाइड्रोजन 2 है, तो ये तो बैलेंस्ड है। ये कंपलसरी नहीं है कि आपको, जरूरी नहीं है कि वो बैलेंस करके दे या ना दे, वो किसी भी रूप में आ सकती है, तो इसलिए मैंने 2 एग्जांपल इस तरीके से लिए। अब लिखा है राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस, यानी कि हमें यहां पर संतुलित समीकरण लिखें। जो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है थ्योरिकल में, जैसे बेरियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, यहां तो आपको दे रखा था और यहां तो दिया ही नहीं है, यहां को आपको खुद ही लिखना है। ठीक है, इसी तरीके से यहां पर लिखा है बेरियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड। तो जब इस तरह से थ्योरिकल नाम लिखा आएगा तो हम इसे कैसे करेंगे, ऐसे यहां पर लिखा है सिल्वर नाइट्रेट प्लस जिंक क्लोराइड और सिल्वर क्लोराइड और जिंक नाइट्रेट। तो क्वेश्चन वही है, सेम हियर, यहां पर कंप्लीट यानी कि पूर्ण करें, ठीक है ना, और संतुलित करें जो दी गई समीकरण है। तो यहां पर देखो लिखा आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, फिर यहां पर इसका फिलअप छोड़ दिया, कॉपर थ्योरी लिखी है तो फिलअप छोड़ दिया। सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड रिएक्शन हो रही है, तो बेरियम सल्फेट फाइंड हो गया, तो आगे फिलअप छोड़ दिया कि क्या मिलेगा।
यहां सब कुछ लिखा हुआ है, यहां फिलअप छोड़ दिया। इस तरीके से हमारे 3-4 तरीके से क्वेश्चन को पूछा जाएगा। तो आइए इनको करना सीखते हैं। पहले आप इसको समझ लीजिए कि बैलेंस कैसे करते हैं, इसे ये समझना जरूरी है। जब बैलेंस करनी आएगी तब इसके नाम लिखेंगे। तो इनको लिखने के लिए पहले नंबर चीज तो आपको पता होना चाहिए कि क्लोराइड किसे कहते हैं, बेरियम किसे कहते हैं, पोटेशियम किसे कहते हैं, सल्फेट किसे कहते हैं। इसके नाम याद आपको रखने पड़ेंगे, ठीक है। सल्फेट के लिए क्या लगाएंगे, तो सबके नाम आपको याद होने चाहिए, तभी आप इनके नाम लिख सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको कोशिश करूंगा कि एक टेबल अवेलेबल करा दूं। तो फिलहाल के लिए आपको मैं ये आगे समझाने जा रहा हूं, पहले आप इतना समझ लीजिए। देखिए बच्चों, हम इसको समझेंगे कैसे। बेरियम के लिए देखिए Ba बनाते हैं, क्लोराइड के लिए Cl2, पोटेशियम के लिए K2 और SO4। यहां पर ही दिक्कत होती है, सल्फेट में डबल निगेटिव चार्ज होता है और एक पोटेशियम पे एक पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए 2 पोटेशियम चाहिए। फिर आ गया बेरियम सल्फेट Ba और SO4। तो आपको यहां से दिख रहा होगा कि क्लोरीन एक निगेटिव चार्ज यानी कि एक इलेक्ट्रॉन लेता है, तो यहाँ Cl2 2 है, यानी कि बेरियम 2 है, 2 पॉजिटिव चार्ज देता है, इसलिए 2 पॉजिटिव चार्ज सिंगल सिंगल आया। पोटेशियम क्लोराइड KCl, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज है इस पे और एक निगेटिव चार्ज है। अब इसको बैलेंस करना है, क्योंकि हमसे कहा ना राइट द बैलेंस इक्वेशन। Ba यहाँ एक है, Cl2 यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है, बैलेंस हो गई। अब K यहाँ 2 है, यहाँ भी SO4 यहाँ 1 है, तो बैलेंस हो गई, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर के लिए बनता है Ag, नाइट्रेट के लिए बनता है NO3, ठीक है। जिंक क्लोराइड ZnCl2, क्योंकि जिंक पर डबल पॉजिटिव, Cl पर 2 निगेटिव, एक निगेटिव होता है। जिंक सिल्वर क्लोराइड बना, यानी कि AgCl2। अब इसमें जिंक नाइट्रेट बना, यानी कि Zn और NO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। तो अब हमको यहां पर ये ध्यान देने वाली बात है कि इसको बैलेंस करना है। तो यहां पर देखेंगे सिल्वर नाइट्रेट, तो यहां सिल्वर 1 है, यहां भी सिल्वर 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लोरीन यहां 2 है, यहां 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। जिंक यहां 1 है और यहां 1 है, तो कोई ही दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहां पर जिंक हमारा जो दिख रहा है वो हमारा 1 है, यहां भी 1 है, Cl2 यहां 2 है, 2 और यह नाइट्रेट हो गया। तो ये यहां पर जो निगेटिविटी ली जा रही है, यहां पर एक Cl आएगा, AgCl, तो ये बैलेंस हो गया। अब लेकिन हमारा भी बैलेंस नहीं है, क्योंकि यहां पर जो नाइट्रेट है ये डबल है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और क्लोरीन यहां डबल होना चाहिए, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है बच्चों। इसे आप देखिए, फिर आगे करते हैं। देखिए बच्चों, इस तरीके से हमसे एक क्वेश्चन और पूछा गया, जैसे फिलअप की तरह पूछा है। अब आयरन के लिए तो हम Fe बना लेंगे, कॉपर सल्फेट CuSO4। अब इसमें हमें यहां तक तो इक्वेशन सब लिखी हुई आ रही थी पूरी तरीके से, तो लिख रहे थे, लेकिन यहाँ फिलअप आ गया, तो आपकी इक्वेशन याद भी होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को पूरा कर सकते हैं। तो ये इसको डिस्प्लेस्ड कर देगा, तो ये हो जाएगा फेरस सल्फेट और प्लस कॉपर, ठीक है ना। यहां से ऐसे समझ भी सकते हैं कि जब कॉपर अकेला बचा, यानी कि इसने डिस्प्लेसमेंट किया, यानी आयरन यहां आया, इस तरीके से। अब बैलेंस देखिए, Fe यहाँ 1 है, कॉपर 1 है, SO4 तो बैलेंस्ड है, इसको ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब आ गया सोडियम सल्फेट, सोडियम Na और सल्फेट होता है SO4। सल्फर पर डबल निगेटिव चार्ज होता है और सोडियम पे 1, तो 2 सोडियम चाहिए, इसलिए Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2, यानी कि बेरियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो एक Cl पे एक निगेटिव चार्ज होता है, इसलिए हमें 2 Cl चाहिए, तो इसलिए बेरियम क्लोराइड। फिर बना बेरियम सल्फेट BaSO4, और फिर आगे क्या बनेगा, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, यानी कि इसने यहां रिएक्शन कर लिया, तो यहां सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, यानी कि NaCl।
अब इसको बैलेंस देखेंगे तो वो सोडियम यहाँ 2 है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो 2 सोडियम हो गए, क्लोरीन यहाँ 2 है तो 2 क्लोरीन भी हो गए, बेरियम 1 है तो 1 है, सल्फेट 1 है और ये हमारी बैलेंस इक्वेशंस हो गई। इस तरीके से बच्चों हमने समझा कि किस तरीके से कि हम इनको लिख सकते हैं क्वेश्चनों को। एक तो इस तरीके से बैलेंस करने को आ सकता है, इस तरह से बैलेंस करने को पूरी थ्योरिकल लिखा होगा, उसका नाम भी याद होना चाहिए, और कुछ फिलअप की तरह से आ सकता है। तो मैंने ये बताने का प्रयास किया है कि एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, इतना करेंगे अभी आप। देखिए बच्चों, हम आपके लिए नए टाइप के क्वेश्चन लाए हैं। इसमें ये कहा गया राइट द नेम रिएक्शंस एंड प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग, यानी कि इसमें हमें अभिकारक और उत्पाद के नाम बताने हैं। तो वो हमको लिखने हैं सिर्फ कि जैसे यहाँ पर ये दोनों जो हैं, जैसे Zn है और कोमा H2SO4, ये हमारा रिएक्टेंट है। इसमें रिएक्टेंट क्या है? Fe और CuSO4। इसी प्रकार से हमारा उस वाले में जो है कि उत्पाद क्या है? ZnSO4, H2, और इसी तरीके से यहां पर FeSO4 प्लस Cu, कोमा लगा के लिखेंगे। तो ये हमने लिख दिया अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है। इस तरीके से क्या होता है जब, यानी कि व्हाट हैपन व्हेन, तो सोडियम रिएक्ट विद द वाटर, यानी कि सोडियम की रिएक्शंस अगर वाटर से होती है तो क्या बनता है, ये याद होनी चाहिए। अगर आपको याद नहीं होंगी तो इसमें कुछ नहीं हो सकता, और बैलेंस भी करनी होती है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिमूव होगी, इसे बैलेंस करेंगे भी। स्टीम आयरन पास ओवर द हीट, तो यानी कि आयरन में हमने वाटर डाला है, यानी कि वाटर मतलब भाप उसकी डाली है, तो ये बनना है Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस निकल रही इसमें से भी। इसी तरीके से कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड ने किससे रिएक्शन करा है? H2O से, तो बनना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होल ट्वाइस। बैलेंस करते हैं, देखो यहाँ सोडियम 1 है, यहाँ सोडियम 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 3 हो रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो 2 सोडियम हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए और 2 ही हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, अब जब यहां बैलेंस कर रहे हैं तो हमको ये भी देखना पड़ेगा कि यहां पर आप 2 से मल्टीप्लाई करें और यहां भी, तो 2 सोडियम 2 सोडियम, 2 2 जा 4, 4 हाइड्रोजन, 2 1 जा 2 और 2, तो 4 हाइड्रोजन यहां हो गए, ऑक्सीजन 2 हो गए, ऑक्सीजन 2, ये बैलेंस हो गई। यहां पर भी हमें बैलेंस करना है। Fe यहां पर 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, Fe बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन को यहां हमको क्या करना है? 4 बनाना, तो यहाँ 4 से कर दीजिए, तो 4 2 जा 8, तो यहाँ पर 4 से कर दिए, 4 2 जा 8, तो 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, ये भी बराबर हो गया। कैल्शियम यहाँ 1 है और ऑक्सीजन 1, ठीक है, और यहाँ ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 और 2 कितने हो गए? यानी कि 2 हो गए, तो ऑक्सीजन तो 2 हो रहे हैं, हाइड्रोजन भी 2 हो रहे हैं, यानी कि बैलेंस हो रहा है हमारा पास। ठीक है, तो हमारा इस तरीके से बैलेंस भी हो गई। तो इस तरीके से हमको सवालों को समझना है, और आगे हम कुछ एक आध सवाल को और लेते हैं आपके लिए। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों, अब हम पाठ के इस लेसन के आखिरी स्टेप की ओर चल रहे हैं। हमने आपसे बात करी थी कि हम ये जानेंगे कि किस तरीके से हमको पता चले कि किसके संग कितने एटम्स होंगे, यानी कि कौन किसके संग कितना रिएक्टिव करेगा। जैसे सोडियम है, सोडियम पे एक चार्ज होता है, पॉजिटिव 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो यानी कि सिंगल यूज होगा। ऐसी पोटेशियम है, सिंगल यूज होगा। हाइड्रोजन है, सिंगल यूज होगा। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम है, 2 चार्ज देता है, कॉपर 2 चार्ज देता है, जिंक 2 चार्ज देता है। Fe वो कहीं पे 2 भी देता है, 3 भी देता है, 4 भी देता है। ये तो पॉजिटिव चार्ज की बात हो गई, यहाँ सिंगल पॉजिटिव की बात हो रही है, यहाँ डबल पॉजिटिव की बात हो रही है, यहाँ ये डबल भी हो सकता है और ट्रिपल भी हो सकता है। ऐसे बहुत से होते हैं, अभी मेन बात कर रहे हैं। लेकिन निगेटिविटी चार्ज की बात करें तो ज्यादातर हमारे साथ क्लोरीन आता है जिसका एक निगेटिव चार्ज होता है, या OH आता है जिसका एक निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है,
ओके, इस तरीके से हमारे आते हैं। तो क्लोरीन ज्यादातर इस तरीके से आता है, और ऑक्सीजन आता है जिसमें डबल नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। सल्फर आता है जिसमें डबल नेगेटिव चार्ज होता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन ये लेते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमको ध्यान रखना है। तो ये कुछ बात है, जहां देखो क्लोरीन है, अगर सिंगल है तो यानी किसी से उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा, अगर ये डबल है तो यानी कि उससे पहले वाले पर डबल पॉजिटिव चार्ज होगा। जैसे हमने अभी बेरियम क्लोराइड पढ़ा था ना, BaCl2, है ना, और हम पढ़ते हैं NaCl। तो आप देखते हैं Cl अकेला है, यानी कि इस पर निगेटिव चार्ज एक है, तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज होगा। इस पर निगेटिव, 2 क्लोरीन है, नहीं 2 निगेटिव होगा, तो यानी कि एक अलग अलग, तो यानी कि इसने 2 चार्ज होंगे। नहीं बात समझ में आ गई। ऐसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होल ट्वाइस पढ़ते हैं, तो कैल्शियम आ गया, ठीक है ना, यानी कि इसने कॉपर सल्फेट पढ़ते हैं, इसी सल्फेट आता है कि हमारे पास निगेटिव चार्ज के लिए सल्फेट आता है, SO4 डबल निगेटिव होता है इस पर। तो जैसे हम पढ़ते हैं कॉपर सल्फेट, तो सल्फेट का याद रखो कि 2 निगेटिव चार्ज लेता है, तो कॉपर यानी कि 2 पॉजिटिव चार्ज देगा, है ना। तो यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ये लेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है ना। ये डोनर होगा, रिसीवर होगा। तो ये हमें बेसिक समझना है इसका, ठीक है ना। तो ये आपने वैसे पढ़ रखा होगा, तो मैंने अपनी तरफ से कुछ एलिमेंट के नाम लिखे जो ज्यादातर पूछे जाते हैं, जाने जाते हैं। बच्चों, हमने आपको ये केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया उनकी समीकरण वाले चैप्टर को बहुत ही अच्छे से समझाने के प्रयास किया है। कुछ प्रश्न भी इसमें डाले हैं कि एग्जाम में CBSE बोर्ड या UP बोर्ड में कैसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ये भी हमने बताने की कोशिश की है। यदि आपको हमारी मेहनत बहुत अच्छी लग रही है, हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो इसे हमें जरूर सपोर्ट कीजिए। आज की वीडियो में बस यहीं तक, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और आप जहां भी रहें, जैसे भी रहें, सदा खुश रहें। धन्यवाद।